मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति राणा। आज हम आईटीआर से जुड़ा शो आप सभी के लिए लेकर आए हैं। कई ऐसी गलतियां हैं जो हम आईटीआर भरते वक्त कर देते हैं। समय काफी कम है अब आप सभी के लिए, इसलिए आपको कैसे इन गलतियों से बचना चाहिए या ऐसी गलतियां कौन सी हो जाती हैं आपसे, ये समझना भी आप सभी के लिए जरूरी है। हमारे साथ आज खास चर्चा करने के लिए हैं गौरव गर्ग, ये हैं हेड रिसर्च कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च। गौरव, आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के शो में। बहुत बहुत धन्यवाद और जी बिजनेस के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो क्या हम खास चर्चा करने जा रहे हैं आज के शो में? सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उस पे। इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त किन बातों का रखें ध्यान, आईटीआर भरते वक्त किन 10 गलतियों से बचना है जरूरी, सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कैसे चुने सही आईटीआर फॉर्म, साथ ही आईटीआर भरते वक्त फॉर्म 16 में क्या क्या जानकारी आपको देखनी चाहिए जरूरी। गौरव, सबसे पहले अपडेट जरा दर्शकों को कर दें कि आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है क्या फाइनल? तो जनरली आईटीआर फॉर्म भरने की तारीख 31 जुलाई रहती है, लेकिन जैसा इस बार हम लोग को पता है कि कोविड-19 के कारण काफी लंबा लॉकडाउन चला और काफी बिजनेस एक्टिविटीज डिसरप्ट रही। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस बार हमें एक्सटेंडेड डेडलाइन मिली है और 31 दिसंबर 2020 ये एक फाइनल डेडलाइन है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिली है और हमें अपने सारे टैक्स रिटर्न इस डेडलाइन से पहले फाइल कर देने हैं। ओके, तो 31 दिसंबर सभी को रखनी है तारीख याद। न सिर्फ साल का आखिरी दिन है बल्कि आईटीआर भरने का भी आखिरी दिन है आप सभी के लिए, इसलिए इस तारीख को बिल्कुल भी भूलिएगा मत और चूकिएगा मत। अब कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं आईटीआर भरते वक्त, हालांकि काफी सिंपल किया गया है आईटीआर फॉर्म्स को, किसके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म है ये भी अच्छे से डिफाइंड है, लेकिन फिर भी भरते वक्त काफी बार, क्योंकि टैक्स का मामला है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिस हो जाती है लोगों से। सबसे पहले पर्सनल डिटेल कई बार लोग गलत भर देते हैं, तो ये गलती कैसे हो जाती है? कौन सी पर्सनल डिटेल गलत भरने पर आईटीआर फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है या सबमिट ही ना हो? तो जब हम लोग आईटीआर फॉर्म भरते हैं तो उसमें पर्सनल डिटेल्स काफी इंपॉर्टेंट वेट कैरी करती हैं। पर्सनल डिटेल्स जैसे हमें अपना नाम, हमें अपना पता, हमें अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स जैसे बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच का नाम, ये सब भरना होता है। अगर हम लोग आईटी रिटर्न को काफी समय से भरते आ रहे हैं और ऑनलाइन भरते आ रहे हैं, तो चांसेस होते हैं कि ये डिटेल्स हमें प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन की तरह फॉर्म पे दिखती है। हालांकि ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कभी कभार इसमें त्रुटि हो सकती है, गलती हो सकती है। इसीलिए अगर इंफॉर्मेशन प्री फिल्ड भी है तो हम लोग को ये देखना कि ये सारी इंफॉर्मेशन क्या सही है, और अगर सही नहीं है तो क्या हम लोग उसको सही करें और उसके बाद ही अपना फॉर्म सबमिट करें। अगर हमने अपने बैंक अकाउंट की, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास 4 बैंक अकाउंट हैं और आपने उसमें जो आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट है जिसमें आपकी सैलरी आती है और एक और बैंक अकाउंट मान लेते हैं जिसमें आप ट्रांजेक्शन करते हैं और बाकी 2 अकाउंट है जिसमें आप बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तो ये गलती हो जाती है कि हम लोग उन्हीं 2 अकाउंट पे फोकस करते हैं और उन्हीं 2 अकाउंट का डिटेल देते हैं और बाकी 2 अकाउंट्स को भूल जाते हैं। तो ये काफी गलत प्रोसेस है। अगर हम लोग को सही तरीके से रिटर्न फाइल करना है तो हमारे सारे बैंक अकाउंट, सारे सेविंग अकाउंट का डिटेल देना होगा, हमारा नाम, हमारा एड्रेस हमें सही तरीके से भरना होगा। और अगर इसमें हम लोग गलती करते हैं तो हमारे रिटर्न के रिजेक्ट होने के या इस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई क्वेरी रेज होने के चांसेस रहते हैं, जो कि हमें बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो गलत जानकारी बचने से आपको भरने से आपको बचना चाहिए। बहुत जरूरी ध्यान रखिए कि कोई भी गलत पर्सनल इंफॉर्मेशन आप न भरें। दूसरा जो कि लोग यूजुअली गलती कर देते हैं, जो कि समझना बेहद जरूरी है गौरव, वो ये कि किस सेक्शन के अंडर आईटीआर फॉर्म को फिल करना है, वो लोगों को या तो जानकारी नहीं होती या तो वो सिलेक्शन ही गलत कर देते हैं। क्या गलतियां यूजुअली हो जाती है और सेक्शन कौन कौन से हैं जिसके तहत लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर्म को है? तो मोटे तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4 अलग-अलग कैटेगरी में किसी भी इनकम टैक्स रिटर्न को बांटा है। और ये सारे के सारे प्रोविजंस जो है सेक्शन 139 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है।
तो पहला रिटर्न अगर आप मैंडेटरी या वॉलंटरी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब या तो अनिवार्य या स्वैच्छिक रिटर्न अपना फाइल कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग जो भी इन्वेस्टर्स, जो भी टैक्स पेयर्स 31 दिसंबर से पहले अपना रिटर्न फाइल करेंगे, वो इसी श्रेणी में आएँगे। तो हमें सेक्शन 139 ए यानी 139 1 को सिलेक्ट करते हुए अपना आईटी रिटर्न भरते हुए आगे बढ़ना है। सेकंड कैटेगरी है कि हम लोग अगर अपना रिटर्न लॉस के केस में फाइल कर रहे हैं, तो अगर हम किसी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, अगर कोई लॉस हमें हुआ है और उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके आगे के ईयर्स में ले जाना चाहते हैं, तो हमें सेक्शन 139(3) यानी सेक्शन 139(3) को सिलेक्ट करना होगा अपना रिटर्न भरते समय। अगला कैटेगरी ये है कि हम लोग लेट रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो जो भी टैक्स पेयर्स अपना 31 दिसंबर 2020 का डेडलाइन मिस कर देते हैं और आगे उसको फाइल करते हैं रिटर्न को, तो उनको सेक्शन 139(4) यानी 139(4) सिलेक्ट करके अपना टैक्स रिटर्न भरना होगा। और जो चौथा कैटेगरी है वो ये कैटेगरी है कि रिवाइज रिटर्न अगर हम फाइल कर रहे हैं, तो हमें सेक्शन 139(5) को सिलेक्ट करना होगा। ये जान लेना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि रिवाइज रिटर्न केवल उन्हीं टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल है जो टैक्स पेयर्स अपना रिटर्न तय समय सीमा में यानी 31 दिसंबर 2020 के पहले फाइल कर देंगे। तो अगर आपसे कुछ गलती हुई है टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि अगर आपको बाद में पता चलता है कि आपसे गलती हो गई है और आपने पहला रिटर्न समय सीमा में भरा था, तो आप उस रिटर्न को आगे जाके रिवाइज कर सकते हैं और ऐसे टाइम पर आपको सेक्शन 139(5) सिलेक्ट करना पड़ेगा रिवाइज रिटर्न भरते समय। बिल्कुल। और ऐसा भी कई बार होता है गौरव कि फॉर्म ही गलत सिलेक्ट कर लिया हो। जैसा शुरुआत में हमने कहा था कि हालांकि ज़रूर ये क्लियरली मेंशन होता है कि कौन सा फॉर्म किसके लिए है, लेकिन फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करना हमारा ही काम है। इसलिए हम आपसे समझेंगे कि जितने भी फॉर्म्स हैं, 7 आईटीआर फॉर्म्स हैं, कौन सा फॉर्म किसके लिए है और सही फॉर्म की पहचान कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का यही है कि आपकी इनकम किस कैटेगरी में क्लासिफाई होती है और उस इनकम कैटेगरी के हिसाब से आप कौन-सा फॉर्म सिलेक्ट कर देंगे। तो इस साल के लिए असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई किए हैं जैसा आपने कहा। इन 7 फॉर्म्स में हम लोग मोटे तौर पर इनको 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 यानी ये जो 4 फॉर्म्स हैं, ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स एचयूएफ्स के लिए सबसे कॉमन एप्लीकेबल फॉर्म्स हैं और आईटीआर 5, 6, 7 ये जो बाकी के 3 फॉर्म्स हैं, ये 3 फॉर्म्स जनरली फर्म्स, कंपनीज, एलएलपीज, एओपीज, बीओआईज इनके लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो फर्स्ट 4 जो फॉर्म्स हैं सबसे कॉमन फॉर्म्स यही है और इन्हीं में सारे टैक्स पेयर्स को अपना रिटर्न इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को अपना रिटर्न फाइल करना होता है। तो आईटीआर 1 जो फॉर्म है जिसको हम लोग सहज के नाम से भी जानते हैं, तो आईटीआर 1 को पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफी ज्यादा सिंप्लीफाई किया है और काफी सिंपल बनाया है टैक्स पेयर्स की सहूलियत बढ़ाने के लिए और इसीलिए उसका नाम सहज भी रखा गया है। तो अगर आप एक ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनके इनकम में या तो सैलरी और पेंशन से इनकम आती है या आपके पास एक या एक से कम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या आपके पास ये सारी टोटल इनकम मिला के 50 लाख से कम है और आपके पास अदर सोर्सेज से इनकम है, जो अदर सोर्सेज हो सकते हैं आपके पास सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट अगर आपने की है और उससे अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो इन कैटेगरी में आपको आईटीआर 1 यानी सहज फॉर्म भरना है। सबसे सिंपल फॉर्म है, सबसे ज्यादा जो टैक्स पेयर्स हैं इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं और इसी फॉर्म को भरते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन ये फॉर्म बहुत आसानी से खुद से भी भर सकते हैं या किसी एडवाइजर की मदद से भी भर सकते हैं। तो मोटा-मोटी 3 चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना है, आपकी इनकम सैलरी या पेंशन से है, आपके पास 1 या 1 से कम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और आपके पास अदर इनकम सोर्सेज जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट या इस तरह के अदर इनकम सोर्सेज हैं और आपकी ये सारी की सारी इनकम 50 लाख से कम है। तो आप आईटीआर 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको फॉर्म सहज भी बोला जाता है। अब बात करते हैं फॉर्म आईटीआर फॉर्म 2 की। तो आईटीआर फॉर्म 2 में अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, अगर आप उन तीनों कैटेगरी में फॉलो करते हैं लेकिन आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा, आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा आपका अगर इनकम सोर्स कैपिटल गेन्स भी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग की है इस फाइनेंशियल ईयर में
जिस फाइनेंशियल ईयर का आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, या आपने शेयर मार्केट में शेयर्स का बाइंग सेलिंग किया है जिसके कारण या तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आया है, या आपने ज्वेलरी या गोल्ड की बाइंग सेलिंग की है जिसके कारण कैपिटल गेन्स आया है, या किसी और रीजन से आपका कैपिटल गेन्स आया है, तब भी आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। थर्ड है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपको आ रही है, तो भी आपको आईटीआर 2 करना पड़ेगा। आप आईटीआर 1 नहीं कर सकते हैं। आपकी कोई फॉरेन इनकम है या आपके कोई फॉरेन एसेट्स हैं जिससे आपको इनकम जनरेट होती है, उस कैटेगरी में भी आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं, तो इन सारे ही केसेस में आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आईटीआर 3 की। तो आईटीआर 3 उन सारे इंडिविजुअल्स को फाइल करना होगा जिनका सोर्स ऑफ इनकम में बिजनेस या प्रोफेशन आता है, या किसी पार्टनरशिप से उनको इनकम हो रही है, वैसी पार्टनरशिप जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी नहीं है। और अगर उनकी या फिर उनकी प्रिजम्पटिव इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा है, तो जैसे इनकम टैक्स में हमें प्रोविजन मिलता है बिजनेस मैन को, प्रोफेशनल्स को, कि वो प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स के तौर पर भी अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी प्रिजम्पटिव इनकम जो 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको आईटीआर 3 चूज करना पड़ेगा। आईटीआर 4 अगेन इंडिविजुअल एचयूएफ्स और पार्टनरशिप्स के लिए है, जो कि नॉन एलएलपी फॉर्म्स हैं। अगर आपकी प्रेजेंटिव इनकम 50 लाख से कम है और आपका बिजनेस टर्नओवर भी 2 करोड़ से कम है, तो प्रिजम्पटिव इनकम जो सेक्शन 44A-D, 44A-D-A और 44A-E, इन 3 सेक्शंस में प्रिजम्पटिव इनकम अगर आप क्लेम कर रहे हैं और उसको 50 लाख से कम है, तो आप आईटीआर 4 यूज कर सकते हैं। और इस फॉर्म को हम लोग फॉर्म सुगम के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ फॉर्म है। तो हमारे पास 2 सिंपल फॉर्म्स है, एक आईटीआर 1 जो सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए है, और एक है आईटीआर 4 जो बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स के लिए है, जहां पे काफी सारी सुविधाएं और काफी फॉर्म को सिंप्लीफाई किया हुआ है। मोटा तौर पर जानने की बात यह है कि इसमें कैपिटल गेन्स इनकम नहीं होना चाहिए। आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा, एफडी या इंटरेस्ट। आपकी प्रेजेंटिव इनकम जो है वो 50 लाख से कम होगी और बिजनेस टर्नओवर आपका 2 करोड़ से कम होगा, तो आप आईटीआर 4 फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब रही बात आईटीआर 5, 6 और 7 की, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आईटीआर 5, 6, 7 अलग-अलग श्रेणी में कंपनीज, एलएलपीज, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, सो इनके लिए है और इनको अलग-अलग श्रेणी में बांटा गया है। क्योंकि ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनके डिटेल में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। हमारे टैक्स पेयर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनमें से किस कैटेगरी में वो फॉलो कर रहे हैं, बहुत आसानी से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आप जाएं, आप समझें और सही फॉर्म का चुनाव करें और सही फॉर्म में बिल्कुल सही गौरव। इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे इसको फाइल करें। ओके, चलिए यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। कुछ और ऐसी गलतियां हैं जो यूजुअली टैक्स पेयर्स कर देते हैं आईटीआर फॉर्म भरते वक्त, उनको कैसे आपको अवॉइड करना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करें, ये चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। आईटीआर भरते वक्त किन गलतियों से आपको बचना है, ये आज हम समझ रहे हैं। गौरव गर्ग है हमारे साथ, हेड रिसर्च कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च। गौरव, हम आपसे समझ रहे हैं कि आईटीआर भरते वक्त क्या गलतियां लोगों से आमतौर पर हो जाती हैं। एक तो कुछ किस्म की जो आय होती है वो लोग भरना ही भूल जाते हैं। ऐसी कौन सी इनकम है जो दिखाना बहुत जरूरी है आईटीआर रिटर्न में? और दूसरी गलती जो लोगों से हो जाती है, जो मैं साथ में आपसे जानना चाहती हूँ, कि सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट इनकम कितनी बन रही है, ये लोग मेंशन शायद नहीं करते हैं। इन दोनों ही गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है? बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी इनकम है जो एज टैक्स पेयर्स हमें होती है और हमें ये पता नहीं होता है, या हमें लगता है कि इस इनकम को अपने फॉर्म पे दिखाना जरूरी नहीं है। बट इन इनकम्स को अपने फॉर्म पे दिखाना बहुत ही जरूरी है। इसमें से कुछ इनकम जो है टैक्सेबल भी हैं। जैसे अगर किसी टैक्स पेयर ने किसी बैंक से फिक्स डिपॉजिट कराया है, तो फिक्स डिपॉजिट का सारा इनकम टैक्सेबल होता है, सारा इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्सेबल होता है, और इसीलिए
अगर हमारे बैंक ने उस पे टीडीएस काटा भी है, तब भी हमें उसे अपने आईटीआर रिटर्न फाइल करते समय दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब एफडी रिटर्न फाइल करते समय एफडी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका अक्रूवल बेसिस होता है और एक रिसीट बेसिस होता है। अ, हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, बट अक्रूवल बेसिस जो तरीका है वो ज़्यादा सही तरीका मान सकते हैं हम लोग। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 3 साल के लिए कोई फिक्स्ड डिपॉज़िट किया है, तो आपको उसका मैच्योरिटी अमाउंट इंटरेस्ट के साथ 3 साल के बाद मिलेगा। तो आप चाहें तो 3 साल के बाद उसका सारा इंटरेस्ट अपने फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न फाइल करते समय शो करें और उस पे टैक्स भरें, या फिर अक्रूवल बेसिस में आप हर साल उसमें कितना इंटरेस्ट आपको मिला है, वो अपने फॉर्म में डाल के आप उसका इंटरेस्ट उसी साल पे कर सकते हैं। तो एफडी का रिटर्न एफडी का इंटरेस्ट जो है उसका टैक्स फाइलिंग में सही तरीके से डालने के लिए आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में अपने बैंक से फिक्स्ड डिपॉजिट का सर्टिफिकेट और टीडीएस का सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे किस तरह से इस इनकम को कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से आपको अपने फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय फॉर्म पे डालना चाहिए। सेकेंड कैटेगरी हो सकती है कि आपने अपने वाइफ या चिल्ड्रन के नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं, या तो उनके नाम पे आपने फिक्स डिपॉजिट्स किए हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं और उनसे आपको कुछ इनकम जनरेट हुई है। तो इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से ये इनकम आपके इनकम के साथ क्लब होगी और इस पे टैक्स लायबिलिटी जो है वो आपकी बनेगी। तो अगर आपने अपने वाइफ या बच्चों के नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं और उससे जो इनकम आई है, तो आपको अपने आईटी रिटर्न फाइल करते समय उनको अपनी इनकम में क्लब कर देना है और उस पे आपको टैक्स भरना है। तीसरा जो लगता है कि बहुत कॉमन है कि कभी हम लोग अपने फाइनेंशियल ईयर के बीच में जब जॉब चेंज करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर के बाद हम लोग के पास 2 फॉर्म 16 आ जाते हैं। एक फॉर्म 16 हमें करंट एम्प्लॉयर से मिलता है और एक फॉर्म 16 हमें प्रीवियस एम्प्लॉयर से मिलता है। तो ये जब 2 फॉर्म 16 हमारे पास रहते हैं, तो बहुत बार ये मिस्टेक हो जाती है कि हम करंट फॉर्म 16 को ही रेफर करके और उसके डिटेल्स हम लोग रिटर्न फाइल करते समय भरते हैं, जो कि गलत तरीका है। आपको दोनों फॉर्म 16 और उनके दोनों इनकम को आपस में देखना है, जोड़ना है, और अगर आपने दोनों एम्प्लॉयर को अलग-अलग डिडक्शन या एग्जेम्पशंस क्लेम किए हैं, तो आप फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म भरते समय ये अलग-अलग क्लेम नहीं कर सकते। आपको एक बेनिफिट एक ही बार मिलेगा। तो अगर आपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से और करंट एम्प्लॉयर से एटीसी का 1.5 लाख का एग्जेम्पशन अलग-अलग क्लेम किया है, जिसके कारण आपका कम टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो आईटी रिटर्न फाइल करते समय आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, एटीसी का बेनिफिट आपको एक ही बार मिलेगा। तो ऐसे कुछ इनकम है जो हम लोग मिस कर देते हैं अपना आईटी रिटर्न फाइल करते समय, और इनको इस पे इनकम टैक्स के फॉर्म पे फाइल करते समय बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल था आपका सेविंग अकाउंट के लिए, तो ये एक बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि सारे टैक्स पेयर्स जो टैक्स भरते हैं, हर किसी का एक सेविंग अकाउंट डेफिनेटली होता है, और मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स भी आज होते हैं, क्योंकि कहीं बैंक हमें ज्यादा इंटरेस्ट देती है, कोई बैंक हमें हमारे घर के पास होती है या सहूलियत देती है। तो इस तरह से जनरली देखा गया है कि हर टैक्स पेयर के मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं, और बैंक्स जनरली क्वार्टरली आपको सेविंग अकाउंट को इंटरेस्ट पे करती हैं। तो एक साल में जनरली आपको 4 बार इंटरेस्ट आता है। तो सही तरीका इसमें यह है कि आप अपना फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट डाउनलोड करें या बैंक से मांगे, उसमें अपने जब जब आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला है उसको देखें, उसको जोड़ें, और सारे बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट जोड़ने के बाद उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मेंशन करना काफी जरूरी है। अब जब आप ये कर देते हैं, तो इनकम टैक्स की तरफ से हम लोग को एक छूट मिली हुई है, एक एग्जाम्पशन मिला है सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट पे, जिसमें 10,000 रुपए तक का हम लोग एग्जाम्पशन सेक्शन 18 टीटीए में क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट जो अक्रॉस बैंक से हमें मिला है, सारे बैंक अकाउंट से मिला है, उसको हम जोड़ें, उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएं, और 10,000 तक का हम एग्जाम्पशन सेक्शन 80 टीटीए में क्लेम करें। तो अगर हमारा टोटल इंटरेस्ट 10,000 से कम है, तब तो हमारी टैक्स लायबिलिटी सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट में नहीं बनेगी। लेकिन अगर हमने 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट अपने सेविंग अकाउंट पे कमाया है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो मैक्सिमम हम लोग 10,000 तक का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, और बाकी बचा हुआ जो इंटरेस्ट है वो हमारे अदर इनकम के साथ क्लब हो जाएगा, और फाइनली हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। एचआरए को लेकर क्या गलती हो जाती है गौरव लोगों से यूजुअली आईटीआर रिटर्न भरते वक्त, और जो टीडीएस में कई बार डिस्क्रिपेंसी होती है, कुछ सही इन्फॉर्मेशन नहीं होता है या वेरिफिकेशन सही से नहीं करते हैं 26 एएस फॉर्म का, तो ये कौन सी गलतियां हैं जो अवॉइड की जा सकती हैं?
एचआरए में जो एक सबसे कॉमन गलती है वो ये है कि हमारे एम्प्लॉयर जनरली एक डेडलाइन हमें देते हैं, जिस डेडलाइन में रेंट रिसीट देना और उसका अपने लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड या पैन नंबर सबमिट करना इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम ये सबमिट नहीं करते हैं समय पर, तो हमें अपने एम्प्लॉयर की तरफ से उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलता है और उस पे हम एम्प्लॉयर टीडीएस काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टीडीएस डिपॉजिट कर देता है। हालांकि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इस त्रुटि को सुधार सकते हैं। इसके लिए जरूरी बात यह होगी कि आपको अपने रेंट रिसीट के हिसाब से और आपका जो एक्चुअल एचआरए आपको मिला है उसके हिसाब से आपको आपका एग्जेम्पशन अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। अगर आपने किसी भी साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का रेंट पे किया है, तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर सबमिट करना है। अगर आप ये लैंडलॉर्ड का पैन नंबर सबमिट नहीं करते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा का एचआरए एग्जेम्पशन नहीं मिल पाएगा। इसमें 3 मोटा-मोटी कंडीशंस हैं। एक है जो आपने जो एक्चुअल रेंट पे किया है, दूसरा है जो आपको एचआरए मिला है उसमें से 10% आपको बेसिक और डीए में से घटाना है, और तीसरा है 50% ऑफ बेसिक अगर आप मेट्रो टाउन में रहते हैं या 40% ऑफ बेसिक अगर आप नॉन मेट्रो टाउन में रहते हैं। इन तीनों कंडीशन में अगर आप अपना एचआरए अमाउंट कैलकुलेट करें, तो इनमें से जो लोएस्ट अमाउंट आएगा उस लोएस्ट अमाउंट का आपको एचआरए बेनिफिट मिल सकता है और आप अपने रिटर्न फाइल करते समय इस एचआरए बेनिफिट को क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने सवाल पूछा था डिस्क्रिपेंसी इन टीडीएस का, तो इसमें बहुत बार त्रुटि हो जाती है। हमारे एम्प्लॉयर हमारी सैलरी प्रिंट करते समय टीडीएस डिडक्ट करते हैं, बट अगर उन्होंने वो टीडीएस को डिपॉजिट नहीं किया या उन्होंने वो टीडीएस को डिपॉजिट करते समय हमारा पैन नंबर गलत मेंशन कर दिया, तो जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तब वहां पर टीडीएस की डिस्क्रिपेंसी आ सकती है और हमारा डिफॉल्ट भी नाम आ सकता है। इसके लिए ये चेक कर लेना बहुत ही जरूरी है। फॉर्म 26 एएस में, जो कि ट्रेसेस पोर्टल पे भी अवेलेबल है और आजकल तो हमारे बैंक अकाउंट में भी ये अवेलेबल हो गया है। तो इस ट्रेसेस पोर्टल या बैंक अकाउंट से हम लोग फॉर्म 26 एएस डाउनलोड करें और उसमें किस किस एजेंसी ने किस किस फॉर्म ने हमारे भी यहाँ पे टीडीएस को डिडक्ट करके डिपॉजिट किया है, वो हमें सही जानकारी वहां पर मिल जाएगी और ये हमें डिफॉल्ट होने से बचा सकता है। ओके गौरव, एंड में मैं आपसे असेसमेंट ईयर की बात करना चाहूंगी, थोड़ा संक्षिप्त में चाहती हूँ आप इसका जवाब दें। असेसमेंट ईयर सही भरना कितना जरूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी तो हर इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें कैसे गलती कर देते हैं लोग? देखिए, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग जनरली टर्म है, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि ज्यादातर टैक्स पेयर जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या है, और एक होता है असेसमेंट ईयर। तो अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए जब अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो हमें असेसमेंट ईयर 21-20, 21-22 उसमें चेक करना पड़ेगा। अगर हम गलती से फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत भर देते हैं, तो इसमें दिक्कत आ सकती है। और हमें, जैसे अगर मैं इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय असेसमेंट ईयर में 19-20 सिलेक्ट कर लूं, जो कि गलत है, मुझे 20-21 सिलेक्ट करना होगा, तो मेरा ये माना जाएगा कि मैंने अभी तक करंट फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया है और मुझे लेट रिटर्न का पेनल्टी देना पड़ जाएगा। इसीलिए असेसमेंट रिटर्न हमेशा, ये आपको समझना होगा कि असेसमेंट ईयर जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर से 1 साल आगे चलता है। तो इस बार जब भी आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आप असेसमेंट ईयर 21-22 ही चुनें और उस तरह से अपना रिटर्न फाइल करें। ओके तो कुछ ऐसी गलतियां, इनफैक्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं ये, जो आपको आईटीआर भरते वक्त नहीं करनी चाहिए, और कैसे आइडेंटिफाई करें इन गलतियों को, ये आपने समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, आप हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल हुए। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।